हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में हम लोग इनकम टैक्स करेंगे, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 2 पढ़ा रही हूँ अभी, जो कि हमारा कॉमर्स है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ ये परसेंटेज के बारे में पढ़ा था। जो आपका टैक्सेबल होता है 115 बीबी, दैट इज लॉटरी से विन करना, क्रॉसवर्ड पजल से विन करना, हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब से तो स्ट्रेट अवे 30% उसमें लगता है। 115 बीबीई जैसे कि आपका अनएक्सप्लेन्ड मनी हुआ, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हुआ, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर हुआ, उस सब में 78%। ठीक है, 78%। अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है? अदर सोर्स मतलब क्या हुआ, आपको कहीं और से कोई और सोर्स से मनी मिल रहा है। जैसे कि सैलरी को हमने डिवाइड किया था आपका ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बी, जैसे कि एक मिनट, सैलरी का हमने डिवाइड किया था ना 5 पूरा पार्ट, कहाँ गया? ठीक है, टोटल 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया था कि हमें यहाँ ये देखो, जैसे कि ये वाला हो गया, नहीं ये तो सैलरी का ये वाला हो गया, हाँ ठीक है। हमने पढ़ा था वो क्लास में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, पीजीबीपी होता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, फिर से हमारा रेंट हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, और उसमें एक अदर सोर्स भी था। तो ये अभी हम अदर सोर्स देखेंगे। तो द प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम अंडर हेड अदर सोर्स मतलब सेक्शन 56, 57, 58, 59। यहाँ पे हम इस सेक्शन में हम वो सारे इनकम की बात करेंगे, जैसे कि वो सारे इनकम की बात करेंगे जो इसमें आपको डिडक्शंस, डिसअलाउंस या एग्रीगेशन इनकम मिलता है। 56 जो है ये आपका अदर सोर्स को डिनोट करता है, 57, 58 डिसअलाउड डिडक्शन, 59। ठीक है, इतना हमें नहीं पढ़ना है। अब जैसे कि यहाँ देखो, इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स पेयर का जो अर्निंग इनकम होता है उसको टोटल 5 हेड में क्लासिफाई किया गया है। 5 हेड क्या क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला आपको जो सैलरी मिल रहा है, आप कहीं एम्प्लॉयड हो, आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, बोनस, कमीशन या ऐसा कुछ, तो पहला हेड हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा देखो, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, आपका कुछ बिजनेस है। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या था? आप रेंट पे घर वगैरह दे रखे हो। बिजनेस मतलब आपका कुछ बिजनेस है। कैपिटल गेन्स, जो कि हमने एलटीसीजी पढ़ा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पढ़ा। अब हम ये वाला पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो हाउस प्रॉपर्टी दैट इज आपका इनकम जनरेट हो रहा है, कोई रेंट पे घर दे करके, आपका हाउस प्रॉपर्टी है। आप खुद रह रहे हो, मान लो वहां पे बिजनेस भी चल रहा है, वो हो गया। बिजनेस एंड प्रोफेशन, जैसे कि आप कुछ अर्निंग कर रहे हो अपने प्रोफेशन की वजह से, अपना बिजनेस की वजह से। कैपिटल गेन्स जैसे कि प्रॉपर्टी हुआ, स्टॉक हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, या ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करके। अदर सोर्स मतलब क्या हुआ? अदर सोर्स मतलब हुआ कि आपने इनकम अर्न की है लॉटरी विन करके, आपने इनकम अर्न की है हॉर्स रेस से, आपने इनकम अर्न किया है कहीं कुछ गेम खेल करके, आपने इनकम अर्न किया है बेटिंग लगा करके। तो जो ये सब में फॉल नहीं होता है, जो ये चारों में फॉल नहीं होता है, वो आपका आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है अदर सोर्स 56, 57, 58, 59 के अंदर फॉल होगा। अदर सोर्स मतलब हुआ कि हम इस ऐसे अर्निंग को इसमें कंसिडर करेंगे जो हमारा सैलरी में फिट नहीं आता है, बिजनेस इनकम में फिट नहीं आएगा, कैपिटल गेन में फिट नहीं आएगा, उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें आ सकता है क्या क्या, देख लो, जैसे कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने रेंटल इनकम फ्रॉम लीजिंग आउट प्रॉपर्टी, रॉयल्टी इनकम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लॉटरी विन किया, गैम्बलिंग इनकम हुआ, तो गिफ्ट मिला। ठीक है, एलिमनी मिली आपको डिवोर्स होने के बाद, चाइल्ड का सपोर्ट मिल रहा है, पेमेंट, प्राइज, अवार्ड्स की तरफ से, बच्चे जो है ना टीवी वगैरह में अभी काम करते हैं तो उनके मनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम हॉबी एक्टिविटी, आपका ये सारा कुछ आ जाएगा। IFOS, फिर से अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, दैट इज URPF पे आपका जो कंट्रीब्यूशन जाता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, तो ये हो गया IFOS। तो ये सारा वो इनकम है जिसको हम IFOS में कंसिडर कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको कंसिडर कर सकते हैं। पहला हुआ डिविडेंड इनकम। ठीक है, आपका ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। आपका कुछ कैजुअल इनकम है, जैसे कि आपने लॉटरी जीता, पजल्स खेला उससे जीता, रेस से आपने अर्न किया,
कार्ड गेम से आपने अर्न किया, गैम्बलिंग एंड बेटिंग से अर्न किया, तो ये सब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। एफएमबी मतलब क्या होता है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर से आपने कुछ अर्न किया। इंटरेस्ट या आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, डीम्ड इनकम इन अ ईयर ऑफ रिसीव, फॉरफीटेड या फिर फेलियर ऑफ ट्रांसफर कैपिटल एसेट। ठीक है, मनी आपको किसी से मिल रहा है, किसी पर्सन से। ठीक है, जैसे कि हम जाते हैं ना, किसी के घर विजिट किए, किसी को ऑफिस विजिट किया, आप बहुत उसके करीब है, उसके जाने माने मतलब अच्छे क्लोज है, तो वो जब आपको विजिट करने पे कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं। जैसे हम रिलेशन के घर जाते हैं, अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो हमें मिलता है ना कुछ मनी, उसकी बात की जा रही है। आपको अदर पेमेंट कुछ रिसीव होता है, लाइक टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या ऐसा कुछ में, इनकम चार्जेबल अंडर एक्ट बट नॉट फॉलिंग अंडर लीड हेड ऑफ इनकम, मतलब जो बाकी सब में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। डीम्ड इनकम हो गया, जैसे कि जो हमने पढ़ा था 15 लाख, 15 लाख या 15 लाख ही था ना, 15 लाख, हाँ 15 लाख ही था। डिडक्शन अलाउेबल, इनकम आपको हो रहा है किसी मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर या फिर ऐसा कुछ को रेंट पे दे करके, रिपेयर करा रहे हो मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर या बिल्डिंग को। इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन या अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। फैमिली का पेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन में आपको यही बता देती हूँ। पेंशन में आपको जो पेंशन आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, आपको जैसे कि जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है उसका 33 1/3 निकाला जाएगा, जो भी आपको पेंशन अमाउंट रिसीव हो रहा है, या फिर 15,000। अब इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा, मतलब वो अमाउंट डिडक्शन के लिए अलाउड होगा। ठीक है, ये हो गया 15,000। ठीक है, जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 50% ऑफ सच, या फिर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, अर्निंग सोर्स। ठीक है, तो ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये सब आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अकाउंट होगा। अब डिडक्शन नॉट अलाउेबल, किस पे डिडक्शन अलाउड नहीं है? आप कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो, कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, आप कुछ भी पे कर रहे हो आउटसाइड इंडिया एंड नॉट बिन डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, सैलरीज पे अगर आपको आउटसाइड इंडिया मिल रहा है, वहां कोई टैक्सेशन नहीं लग रहा है। 30% सम पेबल इफ टैक्स हैज नॉट बिन डिडक्टेड आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, आपको स्पेसिफाइड सेक्शन में। एनी एक्सपेंडिचर जिसमें पेमेंट मिल रहा है आपको रिलेटेड पर्सन से, फेयर मार्केट वैल्यू हम चेक करेंगे, या फिर कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट समझना। ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो इन अ डे एक्सीडिंग 10,000, मतलब एक दिन में अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो तब इस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्या है? कैश में है। ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसी चीज को लाइक सच थ्रू अ बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, ये सब से करते हो, तो ये क्या था, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, जिसको मैंने शॉर्ट में आपके लिए नोट्स बनाया है, जिसकी हेल्प से आपको समझ में आ सके। इनकम फ्रॉम, एक मिनट रुकना, प्रोविडेंट फंड। ये रहा प्रोविडेंट फंड का। चलो यहाँ से मैं रिवाइज करा देती हूँ, ये मैंने नहीं कराया था आप लोगों को, पहले रिवाइज करा देती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड के बारे में? प्रोविडेंट फंड पीएफ आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, एम्प्लॉय से मिलती है। एम्प्लॉयर आपको सैलरी से थोड़ा ज्यादा अमाउंट देती है और एम्प्लॉय का सैलरी का पार्ट होता है। एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों का कंट्रीब्यूशन, उसका इंटरेस्ट दोनों का, फिर आपका फाइनल अमाउंट जो आपका पीएफ में जाता है। ठीक है, देखो अब ये सब समझने इजी लगेगा क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास देखा है, तब ये थोड़ा इजी रहेगा। पीएफ जो होता है ये एम्प्लॉयड को दिया जाता है, जो गवर्नमेंट होते हैं और जो प्राइवेट जॉब में होते हैं दोनों को। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एसपीएफ मिलेगा।
जो कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉय को दिया जाता है ऑफ गवर्नमेंट, रेलवे, सेमी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी, यूनिवर्सिटीज को। अगर आप एक प्राइवेट जॉब में हो, आपको आरपीएफ मिलेगा। आरपीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होता है इनकम टैक्स कमिश्नर के तरफ से। यूआरपीएफ प्राइवेट जॉब वाले को देते हैं, which is unrecognized provident fund, which is not recognized by commissioner। ठीक है। पीपीएफ क्या होता है? पीपीएफ का मतलब हुआ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 1968। ये उनके लिए होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो कहीं काम जॉब नहीं कर रहे, प्रॉपर 9 to 6 के जॉब में नहीं है, 6 to 12 के जॉब में नहीं है, 10 to 6 के जॉब में नहीं है, जो खुद अपना कुछ काम कर रहे हैं, खुद अपना कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, खुद अपना कोई जगह इन्वॉल्व है, उनके लिए होता है पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब क्या इसमें सैलरीड पर्सन नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सैलरीड भी कर सकते हैं, वो भी अपना अमाउंट एक्स्ट्रा यहाँ डाल सकते हैं। मिनिमम हम 500 अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, पर ईयर है ये। कितना है? पर ईयर, पर मंथ नहीं है, पर ईयर। मंथली बेसिस पे नहीं होता है, एनुअली बेसिस पे होता है। तो हम हर साल 500 एंड मैक्सिमम आपका 1,50,000 होता है एज डिडक्शंस एज पर सेक्शन 80C। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की बात करें और आप अगर एसपीएफ में फॉल करते हो, दैट इज गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, तो इस पे कोई टैक्सेबल नहीं है। आरपीएफ एक्सेस 12% ऑफ सैलरी, यूआरपीएफ कोई टैक्सेबल नहीं है, पीपीएफ ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि पीपीएफ में आपका सेल्फ एम्प्लॉयड आता है, और अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मेरा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। एम्प्लॉय की बात करूं तो एसपीएफ में यू कैन सी 80C के हिसाब से डिडक्शंस अलाउड है एम्प्लॉय के लिए, आरपीएफ में भी अलाउड है, यूआरपीएफ में एलिजिबल नहीं है, और पीपीएफ भी अलाउड है आपका 80C डिडक्शन के लिए। अब हम आते हैं इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम देख रहे थे इसको, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपका एसपीएफ में दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, दिस इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। आरपीएफ में अमाउंट एक्सेस 9.5% ऑफ पीएफ, यूआरपीएफ में दिस इज नॉट टैक्सेबल, और पीपीएफ तो अलाउड ही, एप्लीकेबल ही नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एसपीएफ में होता है एग्जेम्प्ट है, बट कुछ लिमिट तक। आरपीएफ आपका 9.5% तक, एंड यूआरपीएफ दिस इज नॉट टैक्सेबल, एंड पीपीएफ दिस इज फुल्ली एक्सेप्ट। तो ये हो गया आपका टेबल। अब आपको याद रखना है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको एसपीएफ मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो या इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो, दोनों का दोनों एक्सेप्ट है, एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ नहीं जाएगा। यूआरपीएफ जो है टैक्सेबल होता है विड्रॉल के टाइम पे, एम्प्लॉयर का सैलरी टैक्सेबल, इंटरेस्ट सैलरी टैक्सेबल, एम्प्लॉय नो टैक्सेबल, एंड एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन विल गो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। याद रखना, यूआरपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है, जो अभी तुरंत हमने पढ़ा भी था, यूआरपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ऑन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। तो ये हो गया हमारा पीएफ के बारे में। अब हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब क्या हुआ? हमें डिविडेंड मिला, हमें लॉटरी से अर्निंग हुई, ये सब हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखोगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मतलब हमें कॉम्पनसेशन मिल रहा है बाय गवर्नमेंट, कैपिटल गेन हुआ, इनकम ऑन कॉम्पनसेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब जैसे कि हम यहाँ देखेंगे डिडक्शन के बारे में, जो हमने फैमिली पेंशन के बारे में पढ़ा है, तो फैमिली पेंशन 33% ऑफ सच इनकम, मतलब आपको 33% मतलब जितना पेंशन मिल रहा है हम उसका 33.33% कैलकुलेट करेंगे, या फिर 15,000, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, जो भी अमाउंट कम होगा हम उसको लेके चलेंगे। न्यू अपडेट के अनुसार 15,000 या फिर 1/3 ऑफ पेंशन, दैट इज 33.33% ऑफ पेंशन, जो भी कम होगा हम उस अमाउंट को लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन, इनहांस्ड कॉम्पनसेशन, उसका हम 50% लेंगे ऑफ सच इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के बारे में जो हमने कवर करना था। अच्छा, अभी मैंने कुछ बोला था, हाँ ईसीएस ये के बारे में ना, एक मिनट, हाँ ये रहा ईसीएस के बारे में। क्या लिखा है, अगर आप पेमेंट करते हो या फिर
मान लो मैंने 5,000 इन अ डे किया, तो अग्रीगेट पेमेंट कितना हुआ? 10,000 हुआ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने पेमेंट किया एक बार में 10,000, और एग्रीगेट मतलब क्या हुआ, मैंने एक बार 5,000 किया, फिर मैंने आफ्टरनून में 5,000 किया, टोटल कितना हुआ? 10,000 हो गया। ठीक है, अगर ये अमाउंट 10,000 तक कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 10,000 से ज्यादा कर रहे हो, एक्सीडिंग 10,000, 10,000 से ज्यादा कर रहे हो पेमेंट, और साथ ही साथ पेमेंट आपने जो किया है ई फॉर्म की हेल्प से किया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे से किया है, इलेक्ट्रॉनिक वे से, तो इसमें या फिर डिमांड ड्राफ्ट चेक हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, एनईएफटी हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड से भी हम पेमेंट करते हैं, अब भीम हो गया, यूपीआई हो गया, आरटीजीएस, अब ये सब में ना आपका डिडक्शंस अलाउड है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला कि अगर इन अ डे आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, या फिर 10,000 तक का पेमेंट कर रहे हो, और साथ ही साथ ये आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इसमें डिडक्शंस अलाउड है, इसमें डिडक्शंस अलाउड है। एंड ये पेमेंट इन अ डे कर रहे हैं हम, इन अ डे, एक्सेस हो गया या फिर 10,000 तक हो गया, ठीक है, अलाउड है। क्या लिखा है यहाँ पे, any expenditure in respect of which payment या फिर aggregate payment exceed करता है 10,000 से, और इन अ डे आप पेमेंट कर रहे हो किसी को भी, और साथ ही साथ वो पेमेंट आप इन सब माध्यम से कर रहे हो, तो ये सब आपका डिडक्शंस के लिए अलाउड होता है, डिडक्शंस के लिए दिस ऑल आर अलाउड। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ये कैश से पेमेंट कर रही हूँ, तो डिडक्शंस नॉट अलाउड होते हैं, वो अलाउड नहीं होगा, डिडक्शंस वो अलाउड नहीं होगा डिडक्शंस के लिए। ठीक है, डिडक्शंस क्या होता है, जो हम ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करते हैं, और फिर हमारा जो अमाउंट आता है ये हम पे करते हैं इनकम टैक्स में, ये होता है हमारा डिडक्शंस। करेक्ट है, तो अगर मैं 10,000 तक का पेमेंट कर रही हूँ, या फिर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रही हूँ, एंड मेरा पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो मुझे डिडक्शंस मिलेगा, मतलब ये जितना भी अमाउंट जाएगा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने 10,000 या 10,000 से ज्यादा पेमेंट किया, और साथ ही साथ वो मैंने कैश में पेमेंट किया, और जिसका कोई अता पता नहीं है, तो उसका डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा, दिस विल बी डिस अलाउड। ठीक है, डिस अलाउड। 10,000 या 10,000 से ज्यादा कर रही हूँ, यहाँ पे भी 10,000 या 10,000 से ज्यादा कर रही हो, कैश का कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो, कोई भी ऐसा फॉर्म में जैसे कि जिसमें दिख रहा है कि आपने अमाउंट किसको कैसे दिया है, तो इसमें डिडक्शंस इज अलाउड। अगर ऐसा कुछ में नहीं कर रहे हो, तो डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। सेम यहाँ लिखा है कि मान लो ये एक पर्सन है, ये पे कर रहा है 20,000 किसी को पे कर रहा है, अगर ये कैश में पे कर रहा है कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, अगर ये यूपीआई के थ्रू से कर रहे हैं अलाउड होगा। तो इन कैश अबव 10,000 डिडक्शन डिसअलाउड होता है। इन अ डे आपका 10,000 से नहीं जाना चाहिए इफ नो बैंक अकाउंट। ओके ओके, मतलब यहाँ पे मैं इसको इरेज करके यहाँ पे लिख दे रही हूँ 20,000। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कैश से अगर आप पेमेंट कर रहे हो 10,000 तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब अमाउंट 10,000 से ज्यादा जाती है, और यहाँ पे आपको अल्लाह डिडक्शंस नहीं मिलती है। देखो, ये पेज को समझने का कोशिश करना, फिर से बता रही हूँ, ठीक है, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। बोलने का ये है कि हम एक दिन की पेमेंट की बात करें, एक दिन की पेमेंट की बात, इन अ डे अगर हम 10,000 या 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, आपको डिडक्शंस मिलेगा। आप उस अमाउंट को अपने ग्रॉस टोटल अमाउंट से माइनस करके यहाँ पे जो अमाउंट आएगा ये अब आप पे करोगे। ठीक है, अब मान लो मैं कैश में पेमेंट कर रही हूँ, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं है, मैंने बैंक अकाउंट कभी खुलवाया ही नहीं, मैं पैसे भी कैश में लेती हूँ, पे भी कैश में करती हूँ, सब कुछ मेरा कैश से ही चलता है। अब मेरा जबकि बैंक अकाउंट नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ 10,000 से कम का पेमेंट करूंगी इन अ डे, 10,000 से कम का पेमेंट करूंगी इन अ डे। मैंने अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इससे मुझे डिडक्शंस नहीं मिलेगी। जैसे कि 20,000 का मैंने पेमेंट किया कैश से, साथ ही साथ ये मैंने एक दिन में किया 24 घंटे में, तो ये मेरा डिडक्शंस के लिए अलाउड नहीं होगा, डिसअलाउड होगा। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन कैश अगर आप 10,000 से ज्यादा करते हो अबव, तो ये आपका डिसअलाउड होता है फॉर डिडक्शंस। बट इन अ डे
अगर आपका अमाउंट 10,000 से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, डू नॉट एक्सीड 10,000, ठीक है, नहीं होना चाहिए अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तब। क्लियर है? वही सेम पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको समझना है। कैश यहाँ 10 नहीं 20 कर दे रही हूँ, ठीक है, 20, 10,000 तक ठीक है, बट उससे ज्यादा जाएगा डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। प्रोविजन एक्सप्लेनेशन। टीडीएस, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। व्हेन एन इंडिविजुअल मेक पेमेंट टू रेसिडेंट, जब कोई इंडिविजुअल पर्सन किसी रेसिडेंट को पेमेंट करता है तो उसमें से हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। व्हाट इफ अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अब जैसे कि मान लो कोई इंडिविजुअल नहीं करता है टीडीएस डिडक्ट, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल डिडक्ट करता है बट वो डिपॉजिट नहीं करता है गवर्नमेंट को टीडीएस। दो कंडीशन है, हम यहाँ पे टीडीएस को स्टार्ट कर चुके हैं। टीडीएस क्या होता है? जब कोई पेमेंट करता है, रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, तब हम ये अमाउंट डिडक्ट करते हैं। एक पर्सन है, उसने क्या किया? टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, ठीक है, या फिर इसने टीडीएस डिडक्ट तो किया बट गवर्नमेंट को जमा नहीं दिया, गवर्नमेंट को जमा नहीं दिया, तब क्या होता है? बिफोर ड्यू डेट था आपका, मतलब जैसे कि 30% अमाउंट जो है डिसअलाउड होता था एज एन एक्सपेंस। जैसे कि मान लो रवि ने हायर किया है एक कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर कुमार, उसको रेनोवेट करने के लिए अपना रेंटल प्रॉपर्टी, 1 लाख पर बात हुई है। अब रवि क्या करेंगे? रवि ने हायर किया है, रवि ने हायर किया है किसको? कुमार को हायर किया, मतलब यहाँ पे सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा? ये रेनोवेट करने वाला है, और ये वो पर्सन है जिसका हाउस है, जिसका घर है। अब बात कितना में पक्की हुई है? 1 लाख में पक्की हुई है। अब रवि को क्या चाहिए था कि रवि इसमें से, ये 1 लाख में से 10% टीडीएस डिडक्ट करे। एक ये रवि को करना था, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं इस वजह से। बट होता क्या है, देखो टीडीएस एक टाइम में वो डिडक्ट नहीं करते। जैसे कि मान लो रवि ने कुमार को 1 लाख जो इसको देने का है, ठीक है, 1 लाख जो इनको देने का है रवि को, इनको, तो उसमें से 1 लाख में से ये टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। लेट्स से टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, तब क्या होता है? रवि फुल 1 लाख पेमेंट कर देते हैं, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं, तो रवि कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम, और उसमें से भी ये डिडक्ट नहीं कर सकते 1 लाख रुपया एज एन एक्सपेंस फॉर रेनोवेशन। मतलब देखो, इनको जो अपना इनकम टैक्स में जो 1 लाख का छूट मिलने को था ना, वो अब ये नहीं शो कर सकते। क्यों नहीं शो कर सकते? क्योंकि इन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? इंस्टेड ऑफ 30% ऑफ 1 लाख, जो कि 30,000 आपका डिसअलाउड होता, अब रवि क्या करेगा? रवि कैन ओनली डिडक्ट 70,000, दैट इज एज एन एक्सपेंस इन हिज टैक्स रिटर्न। मतलब देखो, अगर हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम ये 1 लाख का जो ट्रांजैक्शन किया है, जो कि मुझे 30,000 का छूट मिलना था, डिसअलाउड था, वो मेरे को नहीं मिल पाएगा। अब टीडीएस नॉट पेड है, मान लो अगर मैंने टीडीएस डिडक्ट किया बट पे नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट किया बट पे नहीं किया। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये वाले से समझ में आएगा आपको। डिडक्शन नॉट कवर आर अलाउड अंडर सेक्शन 858। आपका कोई पर्सनल एक्सपेंस नहीं कवर किया जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इंटरेस्ट चार्जेबल टू टैक्स या पेबल आउटसाइड नहीं आएगा, दैट इज इंडिया, पेबल आउटसाइड इज इंडिया। अब ये 30% का जो अभी हमने पढ़ा क्या है, देखो टीडीएस 30% हैज बीन डिडक्टेड, हैज बीन डिडक्टेड, नॉट डिडक्टेड फॉर नॉन रेसिडेंट, होल अमाउंट डिसअलाउड होगा, ठीक है, दैट इज 1 लाख का 1 लाख आपका डिसअलाउड होगा। अब नॉट डिडक्टेड फॉर रेसिडेंट सिर्फ 30% आपको अलाउड होगा। मतलब यहाँ पे आपको जो 30% मिलने का था वो अलाउड नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 लाख विच इज 30,000 जो होने को था, 30,000 कैसे होता 30,000? क्योंकि 30% हमने पढ़ा है टीडीएस, यहाँ पे कितना पढ़ा हमने? 30% पढ़ा है, ठीक है। 30% जो डिसअलाउड होता है एक्सपेंस के लिए, ठीक है, वो 30% याद रखना। तो यहाँ पे लिखा ये है, इंस्टेड ऑफ, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या कि आपको 1 लाख पर होगा।
ये आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने टीडीएस नहीं दिया है। बट रवि डिडक्ट 10,000 एज टीडीएस, अब वो 90,000 दे रहा है मिस्टर कुमार को, बट रवि ने इस 10,000 को टीडीएस के जैसा जमा नहीं किया है गवर्नमेंट को। तो टीडीएस अगर टाइमली डिपॉजिट नहीं होता है तो उस पर उनको पेनाल्टी लगेगी। बट अब मिस्टर रवि क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 70,000 ही अपना एक्सपेंस से शो कर सकते हैं एज अ टैक्स रिटर्न। समरी ये है कि दोनों में ही डिसअलाउंस 30,000 का है टैक्स कैलकुलेशन, फेलिंग टू कंप्लाई टीडीएस रिक्वायरमेंट। तो अगर कोई एम्प्लॉय पेमेंट करता है किसी भी पर्सन को उसके प्रोफेशनल के लिए, उसके प्रोफेशन के लिए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्सेसिव अनरीजनेबल अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। कैश पेमेंट 15,000 नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, क्या चेक या डिजिटल पेमेंट 15,000 अलाउड एज अ डिडक्शन। यहाँ पे अब आ जाते हैं, ये विनिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यहाँ से एक बार मैं देख लेती हूँ मुझे आपको कुछ बताना है क्या। कैजुअल इनकम 30%, ये तो हमने कर लिया है। 78% दूसरे सारे स्लैब में नॉर्मल रेट में लगेगा। अगर मेरा विनिंग हो रहा है लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हॉर्स रेट से, तो इसमें स्ट्रेट अवे आपका फ्लैट रेट 30% चार्ज हो जाएगा। कोई एक्सपेंडिचर या डिडक्शन अलाउड नहीं होता है, ना ही कोई सेट ऑफ होता है। ये वाला समझ में आया, ये जो लिखा हुआ है क्या, कैजुअल इनकम दैट इज 30% ऑफ सच विनिंग, दैट इज उसमें हम ऐड भी करेंगे सरचार्ज, एचईसी, कोई एक्सपेंडिचर या डिडक्शंस अलाउड नहीं होगा। अनएक्सप्लेन्ड इनकम में स्ट्रेट अवे 78% चार्ज होगा। अदर सारे सिनेरियो में नॉर्मल टैक्स स्लैब लगेगा। अगर आपकी विनिंग हो रही है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से, रेस से इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम एंड अदर गेम से, तो फ्लैट 30%, कोई एक्सपेंडिचर या डिडक्शन नहीं है और ना ही कोई लॉस को सेट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप ऑफ इनकम टैक्स रेट जो हमने ऑलरेडी अभी ये शॉर्ट में यहाँ पे पढ़ाना, इसी को यहाँ पे ब्रीफ में लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये जो अपने पढ़ा ना ये वाला, यही वाला अभी यहाँ पे ब्रीफ में पढ़ेंगे हम लोग। कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम जैसे कि आपने विनिंग, उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी एप्लीकेबल होता है 4%, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। चैप्टर 6A के अकॉर्डिंग स्ट्रेट अवे आपका 30% टैक्स होगा। अनएक्सप्लेन कैश, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट या मनी पे आपका स्ट्रेट अवे 60% और साथ ही साथ इसमें 25% सरचार्ज, टोटल मिला के होता है 78%। इसमें भी कोई आपका डिडक्शंस या फिर सेट ऑफ ऐसा कुछ अलाउड नहीं होता है। कैश, क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, मनी आपका जो अनएक्सप्लेन्ड है। अदर इनकम पे नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई होगा। कैजुअल इनकम मतलब क्या हो गया, जैसे कि लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बेटिंग, जो हमने 115 बीबी में पढ़ा है। इन सब में स्ट्रेट अवे फ्लैट रेट 30% चार्जेबल होगा, कोई डिडक्शंस नहीं है, ना ही कोई आपको छूट मिलेगी। इसका मतलब होता है इंडिविजुअल अपना ऐसा जगह इन्वेस्ट करना, एक्सपेंस को क्लेम करना रेड्यूस करे, इस वजह से ऐसे चार्जेस रखे गए। ठीक है, हमें रेट से बस याद रखना। अब हम आते हैं डिविडेंड पे। डिविडेंड पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था 2023 या 4 में पूछा गया है। ठीक है, तो पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब ये पीवाईक्यू है इस पेज से, तो हम इसको थोड़ा अटेंटिवली सुनेंगे क्या है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड विच इज कवर्ड बाय सेक्शन 22 ठीक है, सेक्शन हमें याद रखना है। ठीक है, अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, डिविडेंड जो है इसका भी आपका स्पेसिफिक टैक्सेशन रूल्स है। ठीक है, जैसे कि डिविडेंड जो है ये हमेशा टैक्सेबल होता है इन हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब हमें जो डिविडेंड मिल रहा है वो हमारे ही हैंड में टैक्सेबल होगा। एनी इनकम, कोई भी ऐसा इनकम जो हमें एज अ डिविडेंड मिल रहा है कंपनी से, चाहे वो एक डोमेस्टिक कंपनी हो या फिर वो एक फॉरेन कंपनी हो, वो टैक्सेबल शेयर होल्डर के हैंड में ही होगा। क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी शेयर होल्डर को, ठीक है, शेयर होल्डर को रिसीव होता है डिविडेंड, क्या डिविडेंड, ठीक है, रिसीव हो रहा है डिविडेंड,
अब ये जो डिविडेंड मिल रहा है ये या तो एक फॉरेन कंपनी है या तो एक डोमेस्टिक कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो अमाउंट है ये पूरा का पूरा टैक्सेबल किसका हैंड में होगा, इस एम्प्लॉय के हैंड में होगा। ठीक है, इस एम्प्लॉय के हैंड में ही ये टैक्सेबल होगा पूरा का पूरा अमाउंट। ठीक है, वही लिखा है। तो दिस इनकम इन देयर टोटल इनकम इज एप्लीकेबल एज पर स्लैब रेट। सेम मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिविडेंड का, जैसे कि आप देखोगे डिविडेंड जो है सेक्शन 222A to E का होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो कंपनी आपको रिटर्न देती है, वो कंपनी आपको ज्यादा अमाउंट करके देती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हुआ इस वजह से आपको दिया गया है। तो वो जो प्रॉफिट का पार्ट है दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स ओनली। ये आपको हम डिविडेंड को क्या ट्रीट करते हैं, डिविडेंड आपका IFOS होता है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। डिविडेंड इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। सेम यहाँ लिखा हुआ है कि पे टैक्स ऑन इट एट देयर एप्लीकेबल स्लैब रेट। अब हम आते हैं एग्जेम्पशंस फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब जो कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था बाय अ डोमेस्टिक कंपनी बिफोर 1 अप्रैल 2020, ठीक है, बिफोर 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2020 से पहले जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के तरफ से, तो उसका कुछ स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस था। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी डिविडेंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बिफोर 1 अप्रैल 2020 बाय अ डोमेस्टिक कंपनी, तो इसका कुछ एग्जेम्पशंस होता था। ठीक है, कुछ एग्जेम्पशंस होता था बिफोर 1 अप्रैल 2020। ठीक है, if dividend are received by shareholders on or after 1 अप्रैल 2020, अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिला है, अगर डिविडेंड मिला है शेयर होल्डर्स को, ठीक है, आफ्टर आफ्टर या फिर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, on or after 1 April 2020, then they are exempt from tax in hand of shareholders। क्या लिखा है, अगर डिविडेंड मिला है are received by shareholders on और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, तो इस पे कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब इसमें आपका नो टैक्सेशन, नो टैक्स ऑन शेयर होल्डर्स हैंड, ऑन शेयर होल्डर्स हैंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा शेयर होल्डर्स के हैंड में। डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है शेयर होल्डर्स को ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2020, तो इस पे कोई टैक्सेबल नहीं लगेगा शेयर होल्डर्स के हैंड में। ठीक है, ऑन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर, प्रोवाइडेड दैट जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, डिविडेंड वाज सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अंडर सेक्शन 1150, डोमेस्टिक कंपनी has to pay the applicable DDT on dividend। DDT क्या है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मतलब पहले क्या होता था, डोमेस्टिक कंपनी ही अपना डिविडेंड का जो टैक्स होता था वो पे करती थी, एंड डिविडेंड इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ शेयर होल्डर, एंड इसमें कोई फर्दर टैक्स नहीं लगाया जाता था। ठीक है, मतलब देखो यहाँ क्या लिखा है कि डिविडेंड DD, हाँ, अभी देखो अभी क्या है ना, ये DDT एबॉलिश हो चुका है, ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है। पहले ये DDT का जो कॉन्सेप्ट है, पहले डोमेस्टिक कंपनी ही पे किया करती थी डिविडेंड इन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन कैश ऑफ काइंड, ये डिविडेंड क्या क्या होता है वो लिखा है, लोन एंड एडवांसेस, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड एंड शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट कैश और काइंड, ये हो गया। की पॉइंट्स यहाँ पे है जिसकी हेल्प से आपको समझ में आएगा। टैक्सेशन पोस्ट 1 अप्रैल 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 के बाद क्या होता है, 1 अप्रैल 2020 के बाद DDT टैक्स जो है एबॉलिश हो गया, मतलब बंद हो गया, स्टॉप कर दिया गया। 1 अप्रैल 2020 के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स स्टॉप हो गया। कंसिक्वेंटली कोई भी डिविडेंड रिसीव होता है आफ्टर दिस डेट, ये आपका शेयर होल्डर्स के हैंड में ही टैक्स होगा। मतलब ये लिखा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद
आपका DDT एबॉलिश हो गया। अब शेयर होल्डर्स के हैंड में ही जो भी आपका टैक्स था, जो भी आपका डिविडेंड है, वो टैक्सेबल होगा। पहले ये डीडीटी का कॉन्सेप्ट क्यों था? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी ही आपका जो अमाउंट है उसके बेसिस पे टैक्स पे कर देती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद चेंजेस आया, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था इसको स्टॉप कर दिया गया। अब ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स है वो ही टैक्स पे करेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल 2020 के बाद से। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, बिफोर 1 अप्रैल क्या होता था? डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी पे करती थी, जिसको हम लोग डीडीटी बोलते थे पहले। बिफोर 1 अप्रैल 2020 क्या होता था? जो कुछ भी ये डिविडेंड बनता था इस पे जो है डोमेस्टिक कंपनी ही टैक्स देती थी, जो इसको हम लोग डीडीटी के फॉर्म में बोलते थे, दैट इज डिविडेंड डोमेस्टिक टैक्स। ठीक है, ठीक है, हो गया। बट आपका 1 अप्रैल 2020 के बाद ये डीडीटी को एबॉलिश कर दिया गया और अब जो कुछ भी आपका डिविडेंड रिसीव होता है शेयर होल्डर्स को, उनके हैंड में ही टैक्सेबल होगा। Such dividend received by shareholders were also exempt from tax। मतलब यहाँ पे जब कंपनी ही पे कर दे रही है तो शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ता था, शेयर होल्डर्स को नहीं पे करना होता था। बट जब चेंजेस आया तो यहाँ पे कंपनी नहीं पे करके अब शेयर होल्डर ही पे करती है। दिस रिजीव चेंज्ड, डिविडेंड अब चेंज हुआ आफ्टर 1 अप्रैल 2020, चेंजेस आए। अब शेयर होल्डर्स के हैंड में ही टैक्स पे करने का है, शेयर होल्डर्स ही पे करेंगे टैक्स, एंड डिविडेंड जो कुछ भी रिसीव हो रहा है वो उनका पार्ट का इनकम है। ठीक है, तो ये फ्रेमवर्क बताता है कि डिविडेंड टैक्सेबल होता है, डिविडेंड्स आर टैक्स। ठीक है, डिविडेंड टैक्सेबल होता है, याद रखेंगे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बस शिफ्ट कर दी गई है, पहले कंपनी पे करती थी, अब 1 अप्रैल 2020 के बाद शेयर होल्डर्स पे करते हैं। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है, कि डिविडेंड जो है, डिविडेंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इनकम। ये इनकम के जैसा ट्रीट होता है, किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, इनका ही इनकम के जैसा ट्रीट होगा। इस वजह से इनकम पे हमारा इनकम टैक्स लगता है, तो इनकम टैक्स, इस पर जो कुछ भी टैक्स लगेगा नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से, ये आपका शेयर होल्डर्स ही पे करेंगे। और ये कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2020 के बाद से, ऑन और आफ्टर 2020। एंड डीडीटी भी एबॉलिश हो गया है। पहले भी आपका डिविडेंड पे टैक्स लगता था, अभी भी डिविडेंड पे टैक्स लगता है। पहले भी आपका डिविडेंड पे टैक्स लगता था, अभी भी डिविडेंड पे टैक्स लगता है। बट पहले आपका जो है डोमेस्टिक कंपनी पे करती थी, 1 अप्रैल 2020 से पहले कंपनी पे करती थी, लेकिन अब क्या हो गया है? अब शेयर होल्डर्स पे करते हैं, शेयर होल्डर्स पे करते हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020। ठीक है, ये हो गया डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आ जाते हैं डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब हुआ एनीथिंग विच इज इन कैश और काइंड, आप कंपनी की तरफ से मिल रही है, जो सेक्शन 222A में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि डिबेंचर या बोनस शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन इन एसेट लिक्विडेशन के टाइम में, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस की बात की जा रही है जो कंपनी की तरफ से दी जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, डिविडेंड मतलब क्या हुआ? कुछ भी कैश और काइंड में कंपनी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, बॉन्ड या शेयर्स, डिबेंचर्स का डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ एसेट इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस क्लोजली हेल्ड बाय कंपनीज। ठीक है, तो ये आपका डिविडेंड का कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, जहां पे हमने देखा डीडीटी इज एबॉलिश्ड। अब जो है शेयर होल्डर्स पे करेंगे टैक्स को और कंपनी पे नहीं करेगी। ये 1 अप्रैल 2020 के बाद हुआ है और ये 1 अप्रैल 2020 के पहले का था, पहले बिफोर। ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर। तो ऐसे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे जिसकी हेल्प से आपको याद रह सके। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल क्या होता है। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? एक बार मैं चेक कर लूँ सब ठीक है ना? हाँ, ठीक है। अब इंडिविजुअल क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब हुआ आपका स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, सन। अब स्पाउस से कौन कनेक्टेड होगा? ब्रदर एंड हिज वाइफ, सिस्टर एंड हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंडफादर इन लॉ, ग्रैंडमदर इन लॉ। ब्रदर का वाइफ होगी, सिस्टर का हस्बैंड होगा,
फादर का काका काकी, फोई फुआ, ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर का रहने दो, मदर का मामा मामी मासी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में दिया गया है कि हम इंडिविजुअल मतलब क्या समझते हैं। इंडिविजुअल मतलब हुआ स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे कि मैं इंडिविजुअल हुई, मेरा जो होगा पार्टनर, ठीक है, मेरे भाई बहन, भाई बहन ब्रदर और सिस्टर of spouse individual, brother and sister either parent of individual, lineal ascendant and descendant of individual, lineal ascendant descendant of spouse of individual, spouse of item B and F। ये सब आपका रिलेटिव का मतलब है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम आते हैं, ये आपका सेम बात लिखा है जो हमने ऊपर पढ़ा है। अब हम आते हैं गिफ्ट्स पे। गिफ्ट लेना तो सभी को अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है, बट गिफ्ट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। गिफ्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, यस टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि हमें फॉलो करना होता है एज पर इनकम टैक्स। गिफ्ट मतलब क्या हुआ, आपको मनी मिल रहा है कैश में या चेक में, दे देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कैश में भी दे सकते हैं, चेक में भी दे सकते हैं, शादी में कैश में देते हैं, चेक में भी दे सकते हैं। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपको जमीन गिफ्ट करना, आपको कोई बिल्डिंग गिफ्ट करना, आपको शेयर्स गिफ्ट करना, ज्वेलरी देना, ड्राइंग्स देना, तो ये सब क्या है, ये सब गिफ्ट है। और ये गिफ्ट पे भी टैक्सेस लगते हैं, यस। तो हम गिफ्ट्स अभी स्टार्ट करेंगे। गिफ्ट से हमें ये समझना है कि हमें कभी भी 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट नहीं लेना है। दिमाग में बिठा लो कि 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। दिमाग में ये चीज बिठा लो एकदम कि गिफ्ट लो, अच्छी बात है, गिफ्ट हमें लेना भी चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट करना भी चाहिए, लेकिन कभी भी हम 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नॉट एक्सेप्टेड। दैट टू हम कैश में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कैश तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे, ठीक है, कैश तो बिल्कुल ही अवॉइड करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, अगर हम मनी की बात करें तो मनी में आपका पूरा का पूरा अमाउंट पे टैक्स लगता है अगर वो एक्सीड करता है 50,000 से, 50,000 से। मतलब यहाँ पे हम मनी की फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम कैश की बात कर रहे हैं। अगर आपका गिफ्ट 50,000 से कम का है, लेट्स से 49,999 का है, तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? नहीं, ये एग्जेम्प्टेड है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका गिफ्ट 50,001 का भी हुआ तो ये अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो हम कभी भी गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे, कैश में अगर हम गिफ्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ 49,000 तक करेंगे। जहां ये 50,000 को क्रॉस किया, ये अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, याद रखना, ठीक है। सेम यहाँ लिखा है कि इन मनी फॉर्म, इन कैश फॉर्म इट इज डिसअलाउड, लेकिन मोर देन 50,000 हुआ अगर भाई, तो ये टैक्सेबल हो जाता है। गिफ्ट लो लेकिन 50,000 से कम का लो, 49,000 का लो, 48,000 का लो, 50,000 से ज्यादा का लेंगे तो ये आपके ही हैंड में टैक्सेबल होगा। ये किसके हैंड में टैक्सेबल होगा? उसको जिसको गिफ्ट लेने मिलने की खुशी हो रही थी, उसके हैंड में टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब हो जाता है लैंड, मतलब हो जाता है बिल्डिंग, मतलब हो जाता है आपका, सॉरी लैंड बिल्डिंग तो मूवेबल नहीं होता है, शिट। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब हो जाता है आपका, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, व्हीकल की बात कर रहे हैं, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के भी कुछ कंडीशंस है। मूवेबल प्रॉपर्टी में हम दो पॉइंट देखेंगे, विदाउट कंसिडरेशन, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। ये हो गया मनी का और कैश का बात। अब हम आ जाते हैं मूवेबल, मूवेबल कंसिडरेशन, मूवेबल कंसिडरेशन। मूवेबल कंसिडरेशन की अगर बात करें तो इसमें विदाउट कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। इसमें दो वर्ड आपको याद रखने का है, ठीक है, दो वर्ड आपको याद रखने का है, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू, FMV, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हम जब विदाउट कंसिडरेशन लेते हैं, आपका अगर गिफ्ट का कॉस्ट 50,000 से एक्सीड करता है, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से एक्सीड करता है, ये हो गया विदाउट कंसिडरेशन।
विदाउट कंसिडरेशन 50,000 से एक्सीड करता है तो ये हो जाएगा आपका अगेन टैक्सेबल। विथ कंसिडरेशन मतलब इन एडिकेट कंसिडरेशन में 50,000 से इन एडिकेट कंसिडरेशन में आपका हम देखेंगे कि आपका आपका गिफ्ट का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है, मतलब मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कॉस्ट है, एंड इसको माइनस करेंगे हम किससे, फेयर मार्केट वैल्यू को माइनस करेंगे 50,000 से। नहीं, डिफरेंस बिटवीन अग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन। ओके, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट में उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए और आपका गिफ्ट का कॉस्ट कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, अगर ये अमाउंट 50,000 से एक्सीड करता है तब ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। समझिए क्या बोला मैंने, मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है विद कंसिडरेशन 50,000 एक्सीड किया, टैक्सेबल होगा। इनएडिकेट कंसिडरेशन में हम देखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू एंड आपका गिफ्ट का कॉस्ट कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर ये 50,000 से एक्सीड करता है तब ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। विदाउट कंसिडरेशन टोटल फेयर मार्केट वैल्यू अगर एक्सीड करता है 50,000 से, हम टैक्स लगाएंगे। इनएडिकेट कंसिडरेशन में हम डिफरेंस निकालेंगे, किसका, आपका गिफ्ट का कॉस्ट कितना है, इसको माइनस करेंगे हम अपना फेयर मार्केट वैल्यू से, मतलब मार्केट कॉस्ट कितना है, एंड वो अगर 50,000 से एक्सीड करता है तब ये टैक्सेबल होगा। जैसे कि मान लो आपको ज्वेलरी मिली, ठीक है, अब आपको जो ज्वेलरी मिली है वो मान लो 60,000 की है, जो गोल्ड का ज्वेलरी 60,000, ठीक है, मार्केट के हिसाब से उसका प्राइस है 80,000 का। आपको जो मान लो हमारी मतलब शादी वादी में दे देते हैं ना, अपना मम्मी का ज्वेलरी सोना वगैरह का देते हैं, तो उसका तो कॉस्ट उनको पता नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि आपको वो 60,000 में पहले मिला था, अभी का प्राइस अगर देखें तो वो 80,000 का है, हम माइनस कर रहे हैं, कितना हुआ इसमें, 20,000 हुआ, तो क्या ये टैक्सेबल होगा, नहीं, टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो आपका गिफ्ट का प्राइस था 1,00,000 रुपया, फिर जो आपका मार्केट वैल्यू हो गया आपका मान लो 2,00,000 रुपया, अब हम इसको माइनस करेंगे, 1,00,000 रुपया आएगा, तो ये क्या 50,000 से ज्यादा है, यस, तो ये पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी हम देखेंगे, वहां पे हम फेयर मार्केट वैल्यू देख रहे थे, यहाँ पे हम स्टैंप वैल्यू देखेंगे, स्टैंप वैल्यू देखेंगे। अगर आपका विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिकेट कंसिडरेशन, दो कंडीशन है, विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिकेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन की बात करें तो स्टैम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड 50,000, स्ट्रेट अवे अगर ये 50,000 से एक्सीड हो रहा है ये टैक्सेबल हो जाएगा। इनएडिकेट कंसिडरेशन में हम देखेंगे स्टैम्प वैल्यू उसका कितना है एंड आपको जो मिला है उसका वैल्यू कितना है, इसका अगर डिफरेंस 50,000 से एक्सीड करता है तब ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का है स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो, A stamp value of property if it exceed 50,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इनएडिकेट कंसिडरेशन में डिफरेंस देखेंगे, किसका, स्टैम्प वैल्यू का एंड द कंसिडरेशन अमाउंट। अब इन दोनों में से डिफरेंस इज मोर देन आपका 50,000, जो डिफरेंस आता है मोर देन 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, ये भी याद रखना, ठीक है, एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गिफ्ट के बारे में। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एक बार नोट से देख लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी में विदाउट कंसिडरेशन अगर आपका टोटल कॉस्ट जो है एक्सीड करता है 50,000 तो पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। विद कंसिडरेशन या इनएडिकेट कंसिडरेशन में हम डिफरेंस निकालेंगे, आपका गिफ्ट का कॉस्ट टोटल कितना है उसको हम देखेंगे, आपका डिफरेंस करेंगे उसको फेयर मार्केट वैल्यू से, अगर वो अमाउंट एक्सीड करता है 50,000 तो टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड की बात कर रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन 50 लाख टैक्सेबल, इनएडिकेट कंसिडरेशन डिफरेंस देखेंगे स्टैम्प वैल्यू का एंड आपका जैसे कि स्टैम्प वैल्यू एंड कॉस्ट कंसिडरेशन वैल्यू कितना है, अगर डिफरेंस 50,000 से ज्यादा होता है तब टैक्स लगेगा एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉइंट्स गिफ्ट का। तो यहाँ तक अभी आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, मैं नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आपको फिर से रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।